दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, केजरीवाल को पता है कि उनके बुरे दिन नजदीक आते जा रहे हैं। वो अच्छे दिन का वादा करके और अपने लिए अच्छे दिन और उज्जवल भविष्य की कामना करके राजनीति में आए थे। टैक्स पेयर के पैसे पे कैसे मस्ती की जाए, इसका पूरा इंतजाम उन्होंने किया था। लेकिन जिस तरह से देश की जनता ने केजरीवाल को समर्थन दिया, उससे केजरीवाल के दिमाग में ये बात बैठ गई कि उनके आगे अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि देश की जनता ने उनको सबसे ज्यादा, जहां पे भी उन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे दिल्ली या पंजाब, सबसे ज्यादा वोट दिए। इसका मतलब वो देश के राजा हो गए, दिल्ली के राजा हो गए, पंजाब के राजा हो गए। और जब इस तरह की मानसिकता हो जाती है कि आप विधानसभा में खड़े होके देश के प्रधानमंत्री, एलजी और बाकी संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाने लगते हैं, तो समझ लीजिए इसको बोला जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप सारी मर्यादाओं को ताक में रख के कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। और यही कारण है कि जब ये जो सीमा है, इस पे जब लगाम नहीं लगती, तो ये हदें पार करती है। और फिर वही होता है जो स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के घर में, ऑफिशियल रेजिडेंस में, सीएम रेजिडेंस में हुआ कि एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट। यह दिखाता है कि आप सारी मर्यादाएं और सारे नॉर्म्स को तोड़कर एक अराजक तत्व बन चुके हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। केजरीवाल के ऊपर अगर आप उनका खुद का एफिडेविट देखें, तो जब उन्होंने चुनाव लड़ा था 2020 में, उनके ऊपर 30 केस थे, 19 अलग अलग धाराओं में। और उस समय ये भ्रष्टाचार के जो केस चल रहे हैं, ये नहीं थे। अगर आप देखें तो उसके बाद करीब 10-15 केस इन पे और हैं। तो कुल मिला के 40-50 केस, और वो भी सभी संगीन मामलों में, केजरीवाल को परेशान किए हुए हैं। अब स्थिति ये है कि अब जो लीकर पॉलिसी का मुद्दा है, ईडी ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है और केजरीवाल को उसमें आरोपी बना दिया है, एज ए चीफ मिनिस्टर और एज आम आदमी पार्टी के मुखिया। दोनों रूप से घोटाला करके किस तरह से पैसा उगाया जाए वो, और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो, दोनों के दोनों एजेंडा केजरीवाल ने ही तय किए थे। और इसके सारे प्रूफ ईडी ने कोर्ट के सामने रख दिए। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि जब मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो आपका संकट मोचन कौन होगा? अगर आप भारत की राजनीति का इतिहास देखें तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अपने अपने संकट मोचन ढूंढे हैं और उनको अपने पाले में या उनको बहुत परोस के पाल के रखने का एक प्रयास भी किया है। ये क्या है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और आज का मुद्दा इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में स्वाति मालीवाल केस के बाद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं, केजरीवाल उसको कैसे पार पाना चाहेंगे और उसके लिए वो और किस किस की बलि देंगे, आज हम चर्चा इसकी करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि जब 50 के आसपास केस हैं और अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग कोर्ट्स में हैं, तो आपको एक लीगल एडवाइजर चाहिए होता है, एक विश्वास पात्र आदमी चाहिए होता है। और अब आप भारत की राजनीति का इतिहास उठा के देख ले तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने किसी ना किसी सीनियर लॉयर को परमानेंटली अपने पाले में रखने के लिए उसको राज्यसभा भेजा है। आप उठा के देख लीजिए, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के लिए रहे, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के लिए रहे, राम जेठमलानी बीजेपी के लिए रहे, अरुण जेटली बीजेपी के लिए रहे, माजिद मेमन एनसीपी के लिए रहे। इसी तरह से आप बीजेडी को देख लें, इसी तरह से आप बाकी पार्टियों को देख लें, इवन स्टेट लेवल पे देख लें। बहुत सारे सीनियर लॉयर्स को पार्टियों ने अपनी तरफ से भेजा है संसद। कपिल सिब्बल को जब कांग्रेस ने वोट नहीं दिया या सीट नहीं दी, तो वो चले गए समाजवादी, और समाजवादी पार्टी को भी लॉयर चाहिए। समस्या ये है कि हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ कुछ ना कुछ काम करती रही। अब समस्या ये है कि पॉलिटिकल पार्टी पैसा कहां से लाए और वकीलों को पैसा कैसे दे।
तो ये होता है बार्टर कि हम आपको राज्यसभा सीट देंगे और आप मेरी कानूनी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। आज केजरीवाल भी उसी समस्या में फंस चुके हैं। उनको ये पता है कि सूनर और लेटर अगर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया तो एलजी के पास ये पावर है कि अगर आपने रिजाइन नहीं किया तो आपको बर्खास्त कर दिया जा सकता है, आपकी विधानसभा बर्खास्त की जा सकती है। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलेगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर एलजी ने दिल्ली सरकार को कोर्ट ऑर्डर के बाद अगर बर्खास्त कर दिया तो केजरीवाल की मुश्किलें ये होंगी कि उनके लीगल बिल कौन देगा, उनके वकीलों के खर्चे कौन देगा, क्योंकि अब टैक्स पेयर तो देगा नहीं। शीश महल भी शायद छोड़ना पड़ जाए, पैसे होंगे नहीं, अगर हैं तो दिखा नहीं सकते क्योंकि या तो वो बिटकॉइन में होंगे या विदेश में होंगे या कहीं किसी और रूप में गाड़े होंगे भविष्य के लिए। अभी वो दिखाएंगे तो फिर वो प्रूफ के रूप में सामने आएगा, ईडी की नजर रहेगी, उसको अटैच कर दिया जाएगा, तो समस्या गंभीर है। इसीलिए उनको कोई ना कोई अपने ऐसे लॉयर्स चाहिए जिनको वो राज्यसभा भेज सके। अब सवाल इस बात का है कि राज्यसभा मेंबर कौन है, किसकी बलि चढ़ा सकते हैं केजरीवाल। अगर आप देखें तो इस समय करीब 10 मेंबर हैं राज्यसभा के। एक है संजय सिंह दिल्ली से, जिनको रीनॉमिनेट किया है। संजय सिंह के खिलाफ केजरीवाल कदम नहीं उठा सकते क्योंकि बहुत सारी, जिसको कहते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ केजरीवाल, वो संजय सिंह को पता है, तो उसको नाराज नहीं कर सकते, सिसोदिया को नाराज नहीं कर सकते, और किसी जो करीबी लोग हैं 4-5 जो इनका ग्रुप है उनमें से किसी को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि सब एक दूसरे की कमजोर कड़ियों को जानते हैं, तो उनके साथ तो वो पंगा लेंगे नहीं। दूसरे हैं एनडी गुप्ता, जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, और उन्होंने इस समय ईडी को भी कहा है कि वो कोषाध्यक्ष भी हैं, सीए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि उनकी जरूरत है। सुशील कुमार गुप्ता का टेन्योर खत्म हुआ, उसकी जगह स्वाति मालीवाल को इन्होंने राज्यसभा भेजा। स्वाति मालीवाल इनकी पुरानी 20 साल करीब पुरानी कलीग रही हैं। ये तो था दिल्ली का आंकड़ा। अब हम आगे चलते हैं। अशोक कुमार मित्तल एक बिजनेसमैन है जो पंजाब से है। भाई, जब आपने राज्यसभा की टिकटों के बदले चंदा लिया तो सवाल इस बात का है कि आपकी तो हिम्मत है ही नहीं आप उनको कुछ बोल सके। तो बिजनेसमैन है, उनको तो अपने सीवी में लिखवाना था कि भाई मैं राज्यसभा मेंबर रहा हूं। उसके अलावा उनको तो और केजरीवाल से लेना देना नहीं है। ना केजरीवाल से उनको सत्ता चाहिए, ना सिफारिश चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए। उनके अपने संसाधन बहुत हैं, सिर्फ राज्यसभा की एक सीट एक सम्माननीय व्यक्ति बना देती है, इसीलिए बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट राज्यसभा रूट को लेते हैं। फिर है हरभजन सिंह, क्रिकेटर, सरदार हैं, पंजाब से हैं, जाना माना चेहरा है, लेकिन उन्होंने भी केजरीवाल का साथ देने से मना कर दिया और उनकी हिम्मत नहीं है केजरीवाल की हरभजन को बोले कि तुम रिजाइन करो। फिर है संदीप पाठक, केजरीवाल के पुराने कॉलेज के जमाने से दोस्त और पार्टी में उनके लिए एक, जिसको कहते हैं सेंसिबल पर्सन, पुराने आईआईटी के प्रोफेसर हैं, केजरीवाल की तरह इंजीनियर हैं, तो केजरीवाल को लगता है कि खास दोस्त है, इसको हम मतलब कि हटा नहीं सकते। एक तो आदमी ऐसा चाहिए जो लिखा पढ़ा हो और जो सही बात करे। इसके अलावा है मिस्टर संजीव अरोड़ा, अगेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बलबीर सिंह सिचेवाल, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है पंजाब से, तो समाज की इच्छा के लिए इनको रखना जरूरी था। विक्रम सिंह साहनी, ये भी एक बिजनेसमैन है। ये सब बिजनेसमैन, जिसको आप ये कह सकते हैं कि कैश फॉर सीट, कि आप हमें सीट दीजिए, हम आपको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देंगे, चाहे आप उसको पार्टी चंदा मांगने, रिश्वत माने, जो भी माने, या टिकट बेचना खरीदना माने, वो आपका परिभाषा है। लेकिन अगर वो मेंबर हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, और अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बदले में राज्यसभा सीट मिलती है, तो ये बार्टर होता है। अब एक नाम बचा है, वो है राघव चड्ढा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि राघव चड्ढा मार्च से बाहर है, और बहाना क्या है? आई ऑपरेशन को लेके। मुझे एक चीज बता दीजिए, राघव चड्ढा का आई ऑपरेशन होना है लंदन में, उनकी मिसेस बैठी है बॉम्बे में। अब सवाल इस बात का है
कि 3 महीने में क्या राघव चड्ढा को किसी हॉस्पिटल ने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, या अभी तक उनका कोई ऑपरेशन तक नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी प्रेस बुलेटिन आम आदमी की तरफ से नहीं आया। ना आज तक उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने में वो किस किस डॉक्टरों से मिले। क्या एक भी लंदन में हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो राघव चड्ढा को अपॉइंटमेंट दे सके? किसी डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया, किसी हॉस्पिटल ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। कहां है वो रिकॉर्ड्स? तो इसका मतलब ये है कि राघव चड्ढा को पता है कि वो भी एक बहुत वीक विकेट पे हैं। अगर वो दिल्ली आए तो ईडी उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी ने अपनी पुरानी चार्जशीट्स में राघव चड्ढा का नाम दिया हुआ है कि पंजाब के अधिकारियों के साथ राघव चड्ढा ने केजरीवाल के घर में एक्साइज पॉलिसी को लेकर मीटिंग करी। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट गवाह भी हैं, और इनको पता है कि अगर ये झूठ बोलेंगे तो फंस जाएंगे, सच ये बोल सकते नहीं। इसीलिए बेहतर है कि सीन से गायब हो जाओ। जब तक केजरीवाल जेल में थे, एक आधी बार राघव चड्ढा ने ट्वीट किया। अब सवाल इस बात का है कि राघव चड्ढा ने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि उनको 3 महीने से किसी हॉस्पिटल ने क्यों ऑपरेट नहीं किया या ट्रीटमेंट नहीं दिया। सवाल इस बात का है। 3 महीने हो चुके, अब ये किसी वीसा पे गए होंगे, उस वीसा की मियाद भी खत्म होगी। हो सकता है कि राघव चड्ढा 6 महीने ट्रीटमेंट के नाम पे लंदन में रहें, और उसके बाद अगर वो भारत आते हैं तो उनको ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि स्वाति मालीवाल से ज्यादा इज्जत अब उनकी रहेगी नहीं, क्योंकि केजरीवाल का वे फेस कर नहीं पाएंगे। जो स्वाति मालीवाल ने गुनाह किया था वही केजरीवाल राघव चड्ढा ने गुनाह किया है, कि जब वो जरूरत थी तो आप फरार थे अपनी बीवी के साथ, अब आप किस मुंह से वापस आ रहे हो? तो सवाल इस बात का है कि राघव चड्ढा इंडिया में आके आम आदमी पार्टी की नजरों में तो इज्जतदार नहीं रहेगा, और कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाने का इसलिए उनको कोई औचित्य नहीं दिख रहा, या पार्टियां नहीं लेंगी क्योंकि वो कोई मास लीडर तो है नहीं। वो तो केजरीवाल की मेहरबानी से यहां तक पहुंचे हैं, और जो राज्यसभा की सीटें बिकी हैं या बांटी गई हैं उनमें उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब सवाल इस बात का है कि जब उनका इलाज नहीं हो रहा, जब मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब राघव चड्ढा को ये लगता है कि हो सकता है, मेरा ये गेस्टिमेट है, प्रूफ नहीं है, मैं असेसमेंट कर रहा हूं, हो सकता है कि जब राघव चड्ढा को लगे कि उनका वीसा का टेन्योर लंदन में कंप्लीट हो रहा है, तो हो सकता है वो कनाडा मूव कर जाए, क्योंकि कनाडा में उनके सिंपैथाइजर उनको मिल जाएंगे। वहां पे खालिस्तानी मिल जाएंगे, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, पंजाब के बहुत लोग मिल जाएंगे, और ये भी उनको पता है कि कनाडा भारत के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। और जहां तक बात है, कल को अगर वो पॉलिटिकल असाइलम भी लेना चाहते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लंदन में अपना स्टे अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। सवाल अब इस बात का है कि राघव चड्ढा अगर वापस आते हैं तो इज्जत नहीं है, आते हैं तो ईडी का जोर है। हो सकता है कि केजरीवाल राघव चड्ढा को कहें कि भैया तुम राज्यसभा की सीट से रिजाइन करो, कनाडा माइग्रेट कर जाओ, मैं राज्यसभा की सीट पे शायद अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजूंगा, क्योंकि अगर मेरी कुर्सी चली गई तो कोई तो मुझे संभालने वाला चाहिए, और अभिषेक मनु सिंघवी को मैं पैसे तो दे नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसे ही ओब्लाइज कर लूं। ये एक सिनेरियो बन सकता है। तो सवाल अब ये है कि क्या राघव चड्ढा राज्यसभा से इस्तीफा देंगे? मेरा असेसमेंट ये है बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब राज्यसभा का सेशन शुरू होगा मॉनसून सेशन के टाइम पे, उस स्थिति में राघव चड्ढा अगर दिल्ली में नहीं होंगे, या अगर आएंगे भी तो किस हैसियत से केजरीवाल को फेस करेंगे, आम आदमी को फेस करेंगे, और तब तक हो सकता है केजरीवाल जेल में हो। तो संभावनाएं बहुत कुछ हैं। इसलिए स्वाति मालीवाल के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो होगा राघव चड्ढा से लेकर। राघव चड्ढा पे फोकस करिए, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या वास्तव में राघव चड्ढा इंग्लैंड में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या सरकारी हॉस्पिटल में? क्योंकि प्राइवेट वाला तो आप पैसे दो तुरंत टाइम दे देगा,
इसका मतलब ये है कि अभी तक वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्रोच नहीं किए हैं। हो सकता है कि वहां किसी अपने एमपीज और वहां के पार्लियामेंटेरियंस के माध्यम से किसी सरकारी सिस्टम में, ताकि वहां के कागज भारत सरकार मान ले, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए तो सरकार और लोग ये कहेंगे कि तो फर्जी कागज है, किसी भी डॉक्टर को पैसे दो बनवा लो, लेकिन वहां के हॉस्पिटल रिकॉर्ड शायद ज्यादा क्रेडिबिलिटी दे। अब देखना यह है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या राघव चड्ढा का मेडिकल बुलेटिन या रिपोर्ट्स सार्वजनिक होती हैं, किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, कब किया, और ये कब गए थे और कब इलाज शुरू हुआ, ये बहुत कुछ बयान करता है। और लंदन में बैठ के बिटकॉइन, और जैसा कहा गया कि 100 करोड़ में से 45 करोड़ तो गोवा में लगे, बाकी 55 करोड़ कहाँ गए? कहीं उसका हिसाब तो राघव चड्ढा लंदन में बैठ के नहीं कर रहे हैं, या केजरीवाल के कहने पे बाकी पैसों का इंतजाम और कहाँ कैसे ठिकाने लगाना है इसका काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में राघव चड्ढा का कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है। उनके रिश्तेदार भी होंगे, क्योंकि उनके फैमिली में सारे लोग सीए हैं, तो बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े होंगे। इस पे नजर रखिएगा। लंदन, कनाडा, दुबई और हो सकता है न्यूयॉर्क, ये 4 कनेक्शन पे ध्यान रखिएगा। आने वाले दिनों में और बहुत कुछ उजागर होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राघव चड्ढा राज्यसभा सीट से रिजाइन करेगा? क्या अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल ऑब्लाइज करेगा? आपका क्या असेसमेंट है, जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। जब भी आप वीडियो शेयर करते हैं अपने कमेंट्स जरूर लिखिए अपने साथियों को कि उसमें उनके क्या विचार हैं, जानने का प्रयास करिए, क्योंकि ये डिबेट, ये डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।